तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के वीडियो के अंदर जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में ज्योग्राफी का पेपर होने वाला है 22 अक्टूबर को एमडीएस अजमेर के लिए, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और 2021 की परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आएंगे, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है जिन प्रश्नों के, उन प्रश्नों को हमने इस वीडियो में संकलित किया है। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक लिए हमने वो भी हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपकी ज्योग्राफी सब्जेक्ट है 22 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो मैं आपके लिए मास्टर वीडियो वगैरह एक तो प्रोवाइड करा चुका हूँ, और भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो आपको कंजूसी नहीं करनी है, कम से कम 5-6 दिन के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है, ज़्यादा नहीं तो एमडीएस अजमेर और इसके जितने भी इसके विश्वविद्यालय लगते हैं एमडीएस अजमेर के, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड है। ठीक है, और इसकी टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और यूट्यूब पर चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम पेपर जो फर्स्ट है वो है विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल वैसे तो बहुत ही कठिन चीज़ है, और हम सीरीज़ में पढ़ते हैं तो दोस्तों हमें समझ में नहीं आता या याद नहीं रहता है, क्योंकि बहुत ही लंबा चौड़ा सिलेबस है हमारा। तो वैसे तो मैंने आपको पूरी चीज़ें बता दी है अपने पिछले वाले मास्टर वीडियो में कि आपको क्या क्या पढ़ना है, मगर इस वीडियो में मैं आपके लिए जो प्रश्न बनते हैं, मतलब पिछले सालों के जो भी प्रश्न हैं 18, 19 और 2020, ये जो 3 साल है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपने अगर गौर किया हुआ होगा, अगर आपने ये पेपर देखा होगा अपनी सीरीज़ के अंदर पिछले सालों के, तो उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो पिछले सालों के प्रश्न हैं वो कम से कम 4 या 5 प्रश्न तो रिपीट आते हैं। तो इसलिए कम से कम ये प्रश्न रिपीट आते हैं, वो भी छोटे वाले। बड़े वाले तो हम कैसे भी कर सकते हैं, मगर छोटे वाले प्रश्न ही सबसे ज़्यादा गलत होते हैं और इसी में नंबर कटते हैं। तो इसलिए जो छोटे वाले प्रश्न होते हैं उनको हम कवर करेंगे, और जिनके ज़्यादा चांसेस है वही लेंगे। 18, 19 और 20 इन 3 सालों के पेपर इसमें संलग्न किए, और मैं आपको उत्तर भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, और वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने तीनों सालों का पेपर एक साथ लिया है, और बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या पढ़ना है आपको, अगर आप इसके अलावा भी पढ़ना चाहते हैं तो चलिए अब बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर देखते हैं 2020 का। ठीक है, क्योंकि प्रश्न दोस्तों जो है पैटर्न के हिसाब से चलता है। अभी जो 18 में आया था उसी के लगभग मतलब 50% चांस होता है कि वही पेपर 19 में आएगा। अब 19 में जो आया उसका भी 50% चांस होता है 20 में आएगा। अब जो पेपर 20 में आया उसका भी 50% चांस होता है कि वो 21 के अंदर आएगा। ठीक है, अब 50% चांस होता है मतलब पिछले साल का, और जो भी मतलब 70% चांस होता है पिछले से पिछले साल का, यानी कि 2021 अभी जो पेपर होने वाला है उसका ज़्यादातर चांस है कि 2019 वाले पेपर में से प्रश्न बन सकते हैं, या फिर 70% या फिर 75% बनते हैं जो पिछले तीसरे साल का पेपर आने के समान होते हैं। यानी कि 2018 और 19 का पेपर मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें इसमें मैंने आपको दे रखी है। तो सबसे पहले हम 2020 का देखते हैं, आगे आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं 2019 वाले पेपर के लिए। ये आप देखें ना देखें, 2019 और 18 का पेपर जरूर देख के जाना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो छोटे वाले प्रश्न है वही लेंगे, बड़े वाले प्रश्न एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न आया कि एशिया के 2 प्रमुख रबर उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन से हैं। तो एशिया की बात हो रही है, 2 प्रमुख रबर उत्पादक देश कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है थाईलैंड और इंडोनेशिया। ठीक है, ये 2 प्रमुख रबर उत्पादक देश है एशिया के अंदर। अब इसके अलावा भी बहुत सारे देश है, पूछ ले, अब परीक्षा में पूछ ले कि 4 देशों के नाम बताइए। तो देखिए थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, चीन, श्रीलंका, ये सारे देश है जिसमें रबर बहुत ज़्यादा होता है। अभी जैसे मैंने ये इतने सारे नाम क्यों लिखे, 2 भी लिख सकता था, इसने तो 2 ही पूछे। तो अभी ऐसा ही हुआ था पॉलिटिकल साइंस के पेपर के अंदर। हमने क्या किया, 2 किताबें रट के, वो पुस्तकों का नाम आता है ना, इसके पुस्तक का नाम लिखे। तो 2 पुस्तकों का नाम हम रट के चले गए थे, और एग्जामिनर ने पूछ ली कि 4 पुस्तकों के नाम बताइए। तो 2 तो सबको आती थी, मगर 4 किसी को नहीं आती। तो इसलिए आपको क्या है कि भले ही याद ना हो, मगर एक्स्ट्रा तो थोड़ा सा पढ़ लेना ऊपर ऊपर से। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए। तो यूरोप की सबसे बड़ी नदी दोस्तों ये है वोल्गा नदी। ठीक है, और वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर के अंदर गिरती है। अभी हम मैप में भी आप चाहे तो देख सकते हैं अच्छे से याद करने के लिए। ठीक है, मैप जरूर देखना, वर्ल्ड का मैप। ठीक है, फिर देखते हैं तीसरा प्रश्न की रेड बेसिन क्या है। ये पेपर 2020 का है। तो रेड बेसिन दोस्तों जो दक्षिण पश्चिम चीन में तराई क्षेत्र है उसको मतलब रेड बेसिन के नाम से जाना जाता है, और चारों तरफ वहाँ से क्या है पहाड़ियों से घिरा है वो क्षेत्र, और वहाँ पर जो ये नदी गिरती है उसका नाम है योंगिया नदी। ठीक है, इस प्रकार कोई नाम है योंगिया नदी, वो इसके अंदर बहती है रेड बेसिन क्षेत्र के अंदर, और उसके चारों ओर पहाड़ियाँ और बीच में क्या है वो तराई क्षेत्र है, उसी को क्या कहते हैं रेड बेसिन क्षेत्र कहते हैं चीन के अंदर। अब ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्क का पूरा नाम, इसकी स्थापना वगैरह, और एक होता है आसियान। ठीक है, इन दोनों को तो आपको मान के चलिए रट के जाना है, इसको कैसे भी करके इसको पूंछड़ा पकड़ लेना इन दोनों का। सार्क के क्या कार्य हैं, सार्क के क्या उद्देश्य हैं, एशियान के क्या कार्य है, एशियान के क्या उद्देश्य है, इनका पूरा नाम। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, इनको दोनों को रट लेना। तो सार्क का पूरा नाम, अभी एशियान का भी आएगा, एक दिन एक साल को सार्क का पूछेगा, अगले साल आसियान का पूछेगा, फिर अगले साल सार्क का पूछेगा, ऐसा पूरा नाम पूछ रहा है। यानी कि अब 2020 में सार्क का पूछ लिया, तो अभी हम आपको एशियान को पूरे से पूरा रट के चले जाना। उसके उद्देश्य भी पूछ सकते हैं, उसका कार्य, उसका नाम। ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सार्क का पूरा नाम। तो सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन
फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये इसका पूरा नाम है सार्क, और इसकी स्थापना 1985 के अंदर हुई थी। अब सार्क जो है दक्षिणी एशियाई जो देश है उनके बीच का ये समझौता है या फिर संगठन है, जिसमें कि विकास वगैरह ऐसी चीज़ें शामिल होती है। अब जो प्रश्न बनता है अगला प्रश्न की इथियोपिया की राजधानी। देखिए मैंने आपको मास्टर वीडियो अगर आपने देखा है इस भूगोल वाला, तो मैंने आपको बता दिया कि 6 महाद्वीप आपको पढ़ने हैं अंटार्कटिका के अलावा, और 6 ही देश पढ़ने हैं। हर महाद्वीप में एक एक देश का प्रश्न आएगा अलग से, जैसे कि ये इथियोपिया पूछ लिया अफ्रीका महाद्वीप से, कभी एशिया से पूछ लेता है चीन से, चीन देश के बारे में इससे ही प्रश्न पूछ सकता है, चीन की राजधानी, चीन के कोई दो विशेषता, आर्थिक विकास, उस प्रकार। और अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से जो यूएस है उस देश के बारे में पूछेगा, और दक्षिण अमेरिका से ब्राज़ील देश के बारे में पूछेगा। ये सारी चीज़ें मैंने मास्टर वीडियो में बता दी है, ठीक है। और जो यूरोप है उसके अंदर इंग्लैंड वगैरह की ज़्यादा चीज़ें आती है, ठीक है। तो ये 6 देश और 6 महाद्वीप तो इसके अलग से मैंने आपको सारी चीज़ें मास्टर वीडियो में बता दी है। तो इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा, ठीक है, अदिस अबाबा। फिर अगला प्रश्न है कि कौन सी पर्वतमाला संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व तट पर स्थित है, तो वो है रॉकी पर्वत। अब इस रॉकी पर्वत वाला प्रश्न 2019 में भी आया था, मगर थोड़ा घुमा के आया था, अलग तरह से आया। वो कैसे आया वो अभी हम 2019 वाले पेपर में देखेंगे। तो इसको आपको रॉकी पर्वतमाला कहाँ की है, इसकी अमेरिका की। और एक प्रश्न 2019 में ये आया था कि यूरोप की 2 पर्वत श्रेणियों के नाम बताइए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जितने भी पर्वत श्रेणियाँ हैं विश्व की वो आपको एक बार मैप में देख लेनी है, रट लेनी है, और हर महाद्वीप की एक एक करके 2-2 करके देख लेनी है। फिर अगली देखिए, यूएसए की कपास मेखला के निर्धारण जलवायु कारक कौन से हैं, यानी ये जो कपास मेखला क्या होती है, जो कपास उत्पादक क्षेत्र होता है, तो उसके निर्धारक कारक कौन से हैं। तो देखिए एक तो होती है जो उच्चावत होती है, जलवायु होती है, ठीक है। और ये क्या लिखा है मैंने, मुझे पता ही नहीं है, उष्ण आर्द्र जलवायु, ठीक है। उष्ण आर्द्र जलवायु जो होती है वो यूएसए की कपास मेखला के निर्धारण का कारक है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख सोने की खान कौन कौन सी है। तो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा खानें नहीं है, एक ही है जो है बोडिनाटोन, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख सोने की खान है, और यहाँ पे लगभग 12% विश्व का सोना उत्पादित होता है, बहुत ही बड़ी खान है। पूरे वर्ल्ड का 12% सोना अकेले ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इस बोडिनाटोन खान के अंदर, ठीक। फिर अगला ये तो सिंपल सा प्रश्न है, स्वेज नहर कहाँ है, तो मिस्र के पास है स्वेज नहर, जहाँ से अफ्रीका वाला ये महाद्वीप अफ्रीका का, और यहाँ पे ये एशिया मान लीजिए, या फिर ये यूरोप है और ये एशिया। तो यहाँ से इस प्रकार ये भारत यहाँ पे मान लेते हैं आप। तो यहाँ से जो कौन सा महाद्वीप ये है स्वेज नहर, यहाँ पे अफ्रीका के इस साइड में हो, यहाँ पे मिस्र है, इस पर ज़्यादातर कंट्रोल मिस्र का रहता है स्वेज नहर पर। अगला प्रश्न, कौन सा महाद्वीप एकाकी महाद्वीप कहता है, यानी सबसे अलग है वो ऑस्ट्रेलिया ही है, क्योंकि पूरा देश तो मतलब बाकी के महाद्वीप तो जुड़े हैं एक दूसरे से, ऑस्ट्रेलिया अलग ही पड़ा है। फिर ये तो अगला प्रश्न है जो बड़े लघुतरात्मक प्रश्न है, वैसे मैंने यहाँ पे इसकी थोड़े थोड़े प्रश्न कर लिए कि भौगोलिक प्रदेश क्या है, इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो भौगोलिक प्रदेश होता है जिसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों की समानता होती है, और इसका जो निर्धारण है उच्चावच के आधार पर होता है, जलवायु के आधार पर, वनस्पति के आधार पर, और भी जो आर्थिक क्रियाएँ हैं उनके आधार पर। तो इनके अंदर भी और सारी चीज़ें होती है, जलवायु में कौन कौन सी होती है, वनस्पति में पेड़ पौधे आदि अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैंने तो केवल शॉर्ट में ये लिखा है। और अब ये देखिए मैप है किसका, दक्षिण अफ्रीका का। अभी एक प्रश्न आया था ना कि एक तो स्वेज नहर वाला, तो स्वेज नहर है, देखिए यहाँ पे स्वेज नहर चलती है इस प्रकार से, यहाँ पे स्वेज नहर इस यहाँ पे है पड़ोस के अंदर, और ये स्वेज नहर है, और ये मिस्र देश है, ठीक है। यहाँ पे मिस्र का कंट्रोल है स्वेज नहर के अंदर। वहीं अभी एक देश हमने और पढ़ा था इथियोपिया नाम का, ठीक है, जो उस पर पूछा था ना इथियोपिया की राजधानी कहाँ है, तो इथियोपिया देखिए यहाँ पे है ये इथियोपिया, और ये कहाँ का है, ये दक्षिण अफ्रीका का है, नहीं अफ्रीका महाद्वीप का ये देश है, और बहुत ही बड़ा देश है, यानी सबसे जैसे एशिया में चीन है वैसे ही इस अफ्रीका में इथियोपिया देश है, बहुत ही शक्तिशाली। और इसकी राजधानी यहाँ पे लिखी हुई है अदिस अबाबा, ठीक है, ये इसकी राजधानी है। अब इसके अंदर कौन कौन सी नदियाँ हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, ये भी इसमें छोटी छोटी डिटेल दी हुई है, ठीक है। और आप चाहे तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इस मैप को जूम करके देख लेना, ठीक है। बाकी देशों का कोई मतलब नहीं है, इसको आपको देख लेना है कौन से पड़ोसी देश है, इसमें देखिए जैसे कि इस पर कौन सी रेखा जाती है, कौन कौन से इसके बड़े बड़े नाम है, ठीक है। विशेष टिप्पणी आती है इन प्रश्नों की, ठीक है। इसके बाद देखिए इथियोपिया जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी जलवायु स्थिति कौन सी है, जलवायु के आधार पर, जनसंख्या घनत्व के आधार पर, और विकास के आधार पर, इस प्रकार की सारी चीज़ें मैप मैंने आपको समझाने के लिए दे रखी है, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था के आधार पर प्रश्न ये भी आ सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप के अर्थव्यवस्था का जो है वर्गीकरण कीजिए, उन अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैंने मैप में आपको देने की कोशिश की है, ठीक है। फिर जो अभी मैंने आपको देखा था कि ये आपने सार्क का प्रश्न आया था पिछले छोटे निम्नात्मक प्रश्न शॉर्ट में प्रश्न में आया था सार्क का पूरा नाम। अभी ये देखिए इसमें ही आ गया 2020 में ही कि एशियान के आधारभूत उद्देश्य कौन से हैं, तो इसमें उद्देश्य आ गया, इसका पूरा नाम नहीं पूछा है। तो आसियान का देखिए उद्देश्य क्या है कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच सांस्कृतिक सुरक्षा और राजनीति और आपसी सहयोग को सुदृढ़ बनाना इसका आसियान का उद्देश्य है। और
ये इसके प्रमुख उद्देश्य हो गए, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए कि चीन के अपवाद तंत्र को समझाइए, यानी चीन में कौन कौन सी नदियाँ, उनका थोड़ा बहुत नाम लिख लीजिए, कहाँ गिरती है, कहाँ किस प्रदेश से चलती है, वो सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। तो मैंने कुछ नदियाँ लिखी, आंगो नदी, सियांग नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, काराकश नदी, ठीक है, ये कुछ नदियाँ हैं। और आप ऐसा लिख सकते हैं दक्षिण चीन सागर में गिरती है ये ब्रह्मपुत्र नदी, चीन तिब्बत में भारत में चलती है, ठीक है। इस प्रकार से ज़्यादा मतलब 5-6 लाइनों का उत्तर इसमें लिखना है, ये जो बड़े वाले प्रश्न हो गए लघुत्तरात्मक दूंगा इसलिए। फिर अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि को समझाइए, ये तो बड़ा प्रश्न है, तो इन सबको हम छोड़ देते हैं। एक प्रश्न ये देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के झील प्रदेश का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और मतलब हर 3 साल में 2 बार प्रश्न ये आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका वाला, ये झील प्रदेश वाला। तो यहाँ पे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपीरियर झील है, हारियन झील है और ये हरी झील है, इनको सबको क्या कहते हैं, ग्रेट लेक कहते हैं। और बड़ी सुपीरियर झील है इनमें सबसे, और छोटी है ये एक नाम है, क्या नाम है उसका मैं भूल गया हूँ अभी, यहाँ पे दिखा ओंटारियो, हाँ सॉरी ओंटारियो झील है, वो सबसे छोटी झील है इस अमेरिका की, ठीक है। तो इन झीलों को आपको याद कर लेना, प्रश्न आता है 3 में से 2 बार। तो फिर ये तो बड़े वाले प्रश्न आ गए, इनसे का चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। ये 2018 का पेपर आ गया, ठीक है। ये हमने 2019 का भी लगभग देख लिया है, ये 2020 का हो गया है। फिर हम देखते हैं 2018 का, तो 2018 के पेपर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद ये आ गया है 2019 का, 18 का हम बाद में देखेंगे, पहले 19 का देखेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इनका क्रम मैंने उल्टा सुल्टा बाई मिस्टेक लगा दिया है। तो अब देखिए जो इसका प्रश्न है, तो इसमें पहला प्रश्न है कि स्वच्छंद उद्योग क्या है। तो स्वच्छंद का उद्योग का मतलब यह है कि जो व्यापक विविधता वाले क्षेत्र होते हैं उसमें जहाँ पर कच्चे माल वगैरह की कमी होती है वहाँ पर इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इन पर ज़्यादा जो उद्योग है निर्भर नहीं रहते हैं, और ये जो संगठक पुर्जे हैं उन पर निर्भर करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। इसको रट लेना, प्रश्न आ सकता है, ये 2019 का पेपर है। ये तो सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न आता है EU के बारे में आप क्या जानते हैं। EU इंग्लिश में देखेंगे तो ये क्या होगा, EU का मतलब होता है यूरोपीय यूनियन, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब हम EU के बारे में देखते हैं। तो जो EU का अगर हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए EU, ई से बनता है यूरोपियन, यानी यूरोप को ई से स्टार्ट होता है, EU कुछ ऐसी स्पेलिंग होती है इसकी। तो ई का मतलब यूरोपीय और यूनियन तो है ही है यू का मतलब, तो इसका मतलब है यूरोपीय यूनियन, जो यूरोपीय देशों का संगठन है। देखिए यूरोपियन यूनियन जो 27 देशों का संगठन है, ठीक है, और इसमें प्रशासकीय साझेदारियाँ होती हैं इन देशों के बीच के अंदर। फिर अगला प्रश्न है कि कैरिकॉम का क्या तात्पर्य। प्रश्न ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है मतलब इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए कैरिकॉम का क्या तात्पर्य। कैरिकॉम का मतलब होता है जो वेस्ट इंडीज़ का कोई संगठन होगा ये, और इसके बारे में तो मुझे इतनी जानकारी मिली है कि ये वेस्ट इंडीज़ का कोई संगठन है। इसके बारे में तो आप रिसर्च कर लेना या फिर सीरीज़ में हो सकता है ये मिल सकता है, तो उसमें पढ़ लेना। अगला ये प्रश्न आ गया कि आसियान का पूरा नाम लिखिए। मैंने कहा सार्क या आसियान, एक छोड़ के एक पूछा जाता है। तो ये 2019 का पेपर हम कर रहे हैं, इसमें कौन सा आया, आसियान। 2020 में कौन सा आया, सार्क। तो इसका मतलब 2021 में कौन सा आएगा, आसियान। 100% गारंटी है, इसको लिख के ले लीजिएगा, आसियान का प्रश्न आएगा। अब कोई भी आ सकता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके मतलब क्या पूरा नाम है, इसकी स्थापना की, वो तो अगले पर डिपेंड करता है, प्रश्न बनाने वाले पर। तो सार्क, इस आसियान को आपको रट के लगना है 100%। वैसे सार्क को भी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। तो आसियान का पूरा नाम है देखिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट इंडियन नेशंस, ठीक है। इसकी स्थापना 1957 के अंदर हुई थी और सार्क की 1985 के अंदर, ठीक है। ये आसियान पुराना संगठन है और यही तो इसका उद्देश्य तो वही है, दक्षिण जो एशिया के जो देश होते हैं उनका विकास करना, आपसी सहयोग करना, उस प्रकार की बातें, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बगदाद किस नदी पर है। बगदाद जो इराक के बगदाद वो दजला फरात नदी पर है। ये तो आया हुआ प्रश्न है दजला फरात वाला, ठीक है। फिर अगला चीन के उत्तर पूर्वी भाग को क्या नाम दिया गया है, तो तिब्बत का उच्च मैदान, ठीक है। तिब्बत का जो उच्च मैदान है उसको उत्तर पूर्वी भाग है वो चीन का, ठीक है। फिर है गिब्सन रेगिस्तान कहाँ स्थित है। देखिए प्रश्न कितने छोटे छोटे बनते हैं, केवल एक उत्तर वाले, बेसी एकदम मतलब 100% एक्यूरेट होने चाहिए, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप, मैं कहता हूँ जो सीरीज़ में छोटे वाले प्रश्न हैं उनको आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो गिब्सन रेगिस्तान कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। और ब्राज़ील की 2 प्रमुख नदियों के नाम लिखिए, एक तो पराग्वे नदी और अमेजन नदी, ये ब्राज़ील की 2 नदियाँ हैं। आप देख रहे हैं कि प्रश्न बहुत ही छोटे छोटे बनते हैं और मतलब एग्जैक्ट उत्तर मांग रहा है, जैसे कि एक लाइन में लिख दिया काम खत्म, एक लाइन में लिख दिया काम खत्म। तो इसलिए आपको ये छोटे वाले प्रश्न तो मतलब इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, पढ़ के क्या अच्छे से। फिर OS का उद्देश्य क्या है, इसका उत्तर मुझे मिला नहीं है। मैंने बहुत ढूंढा, सीरीज़ में भी ढूंढा और ऑनलाइन भी ढूंढा, मगर मुझे कहीं नहीं मिला। तो अगर आपको कुछ पता हो OS के बारे में तो कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले और आपको भी पता चल जाए, बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको भी पता चल जाए। फिर देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सा प्रसिद्ध दर्रा जोड़ता है, कौन सा दर्रा जोड़ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, वो है खैबर दर्रा,
ठीक है, खैबर दर्रा। और पाकिस्तान में पूछ ले कि कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो सुलेमान पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा है, या फिर उसके 2 नाम, पर्वतों के नाम, नदियों के नाम। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें आपको याद करनी। अब देखिए यहाँ पे सार के बारे में, अभी छोटे पूरा नाम किसका पूछा, आसियान का। अभी ये देखिए यहाँ पे इस सार का आधारभूत कार्य कौन सा है, कि भाई जनता का कल्याण करना है, उनके जो जीवन स्तर है उनको सुधार करना है, देशों का विकास करना और आत्मनिर्भरता, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है सार का, ठीक है। इसी प्रकार के मिलते जुलते उद्देश्य आसियान के, ठीक है। और ये लगभग सेम ही, इसमें 1-2 देशों का अंतर आ जाता है। बाकी इन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि सार्क और आसियान के जो देश है वो कौन कौन से, उनके देशों का नाम भी पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब सार्क और आसियान को तो आपको रट के जाना ही जाना है। अभी आसियान के ज़्यादा चांसेस है 2019, 20 के 21 के अंदर। फिर अगला है चीन के खनिज संसाधनों का वर्णन कीजिए। तो वर्णन देखिए, जो 45 खनिज पाए जाते हैं चीन के अंदर टोटल मिला के छोटे बड़े, तो 45 में से 25 जो खनिज है उसमें जो चीन है वो पहले स्थान पर है, ठीक है। तो इसमें अब बड़े जो प्रमुख खनिज है वो मृदा धातु उद्योग, जिप्सम और वनानियम, टाइटेनियम और भी टंगस्टन वगैरह वो सारे खनिज है। इसके अलावा लोहे उद्योग और स्टील उद्योग, उस प्रकार के उद्योग होते हैं, ठीक है। फिर अगली अब ब्राज़ील की प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं का ये तो वर्णन आ गया। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई 6 कारक, यानी उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक अभी हम देख लेते हैं। एक तो कच्चा माल, ऊर्जा, बाजार, पूंजी, परिवहन, श्रमिक आदि, ये सब उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। अब ये इसके बाद बड़े वाले प्रश्न आ चुके हैं, तो इसको तो करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपको मतलब आप विस्तार से कैसे भी लिख, बड़े वाले प्रश्न तो हम कैसे भी कर सकते हैं, मतलब उसमें तो हम थोड़ी बहुत टिप्पालॉजी भी कर सकते हैं। मगर छोटे वाले जो जैसे देखिए यहाँ पे पूछा कि भाई आसियान का पूरा नाम लिखिए, तो इसमें हम क्या टिप्पा लगाएंगे, तो इसलिए ये सारी चीज़ें तो पढ़नी पड़ती है, रटनी पड़ती है। तो अब हम देख लेते हैं 2018 का पेपर। 2019 का तो आपको मतलब 100% रट लेना है, 2018 का 50% रट लेना है, और 2020 का तो आपको 40% रट लेना है। तो अब हम 2018 का पेपर देखते हैं। कायरा किस नदी के तट पर बसा है, तो कायरा बसा है मिस्र नदी के तट पर, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है मान झील प्रदेश की 5 जिलों के नाम। ये देखिए मैंने अभी आपको अमेरिका वाला एक प्रश्न आया था, शायद 2019 वाले पेपर में था, कि अमेरिका की मान झील प्रदेशों के नाम बताइए, जो मैंने आपको बताया था, जिसमें कि सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील और उस प्रकार वो प्रश्न आया था ना। तो ये 2018 में, शायद वो 2020 में आया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछले सालों के पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप पूरी सीरीज़ को पढ़ेंगे उससे ज़्यादा अगर पिछले प्रश्न पत्र पढ़ेंगे तो आपको मतलब नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे। तो मान झील प्रदेश की 5 जिलों के नाम, सुपीरियर झील और ये ब्यूरा झील, ईरी झील, ओंटारियो झील और इस प्रकार की सारी झीलें, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, यूएसए की पूर्वी किनारे पर कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित है। ये पर्वत श्रेणियाँ और नदियाँ तो 100% इंपॉर्टेंट है। तो रॉकीज पर्वत श्रेणी है इस यूएसए के अंदर। और एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि यूरोप की 2 पर्वत श्रेणियाँ के नाम बताइए, अभी आएगा शायद इसके अंदर। ये देखिए अगला ही प्रश्न है कि यूरोप की 2 पर्वत श्रेणियाँ कौन सी है, तो आल्प्स और यूराल, ये यूरोप की 2 पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप मैप में देखेंगे तो आपको बेटर मतलब समझ में आएगा, ठीक है, और याद भी होगा। फिर क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे बड़ी गारपेनी की झील, वोन झील टर्की। इसमें देखिए एक एक नंबर का बिल्कुल एक एक लाइन का उत्तर पूछा जा रहा है, तो इसलिए आपको गौर से इनको पढ़ना है। ओशिनिया में कौन कौन से द्वीप शामिल है, ओशिनिया द्वीप है एक, इसमें कौन कौन से द्वीप शामिल है, देखिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आवारा, ये क्या नाम लिखा, आवारा पूरा है या आवारापुर जो भी है, वो द्वीप है, 3 देश है। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है मतलब उस पूरे द्वीप का क्या नाम है, ओशिनिया, ठीक है। इसके बारे में आपको विस्तार से थोड़ा सा पढ़ लेना ऊपर से। फिर ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड की राजधानी देखिए, सिंपल सा प्रश्न है कि कैनबरा और जो वेलिंगटन है वो कैनबरा तो ऑस्ट्रेलिया की है और न्यूजीलैंड की है वेलिंगटन, ठीक है, वेलिंगटन सॉरी। फिर अगला प्रश्न है कि कहर क्षेत्र क्या होता है, कहर क्षेत्र, तो जर्मनी का कोयला उत्पादक क्षेत्र है, उसको हम कहर क्षेत्र कहते हैं। और ये राइन की सहायक नदियों के पास है, ये एक नदी बहती है, सॉरी ये कहर नहीं रूहर है, बाई मिस्टेक पता नहीं क्या लिख रहा हूँ मैं भी पूर्ति के अंदर। तो रूहर क्षेत्र है, रूहर जर्मनी का कोयला उत्पादक क्षेत्र है, ये रूहर क्षेत्र। और राइन की जो एक सहायक नदी है रूहर व लिप नदी, ठीक है, तो उन दोनों के दोआब के बीच में स्थित है ये क्षेत्र, तो इसलिए इसको रूहर क्षेत्र कहा जाता है। फिर ये लघुत्रात्मक प्रश्न देखिए, प्रदेश की सीमांकन की विद्या कौन सी है, एक तो भौतिक असंगति, बहुभुज, सीमांकन विधियाँ, गुणों की सांत्यता के आधार पर, ये सारी इसकी, ये तो लघुत्रात्मक प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा बड़ा उत्तर लिखना पड़ता है। फिर दक्षिण अमेरिका की प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है, तो वन और घास के मैदान, इस प्रकार से, ठीक है। इथोपिया पर टिप्पणी लिखी, ये देखिए इथोपिया 2018 में भी आया था और 2020 में भी प्रश्न पूछा था इथोपिया के बारे में। तो इसका मतलब ये 2021 में इसका चांसेस कम है। 2021 में किसका चांसेस है मैं बता देता हूँ। 2021 के लिए कौन सा देश पढ़ना है आपको, चीन, यूएसए का तो वैसे प्रश्न बार बार आ रहा है, 2018, 19, 20 तीनों में देखने को मिला है। ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश आप पढ़ लेना। ऑस्ट्रेलिया का भी प्रश्न कई बार आ चुका है, तो इन ज़्यादातर आपको चीन
और ब्राज़ील को पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बारे में ये जैसे यहाँ पे पूछा इथियोपिया पर टिप्पणी लिखी, अगला इस साल आ सकता है कि ब्राज़ील पर टिप्पणी लिखी है, ठीक है। तो भौगोलिक टिप्पणी लिखनी है, ऐसा नहीं कि इथियोपिया में इतने इसका राष्ट्रपति है, ये चीज़ें नहीं लिखनी है, भूगोल है तो भौगोलिक चीज़ें लिखनी है। तो ये देखिए इथियोपिया अफ्रीका में संसाधन कृषि गेहूँ, ये इस प्रकार की मैंने भी आपको मैप के दिखाया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। और ये तो मैं पेपर हमने देख लिया था 2019 वाला, ठीक है। तो इस प्रकार आपको पढ़ना है। और मैं मास्टर वीडियो तो शायद ही बना पाऊँगा, मगर आपके लिए पेपर ज़रूर बना के डाल दूँगा। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।